हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई पीईबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर एज फॉलोज। x से y बना k1 की वैल्यू 1 है, y से z बना k2 की वैल्यू 2 है, z से w बना k3 की वैल्यू 4 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन x से W जो बनेगा तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा। तो सपोज कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है हमारी X, ठीक है, इससे जो है वो हम W बनाएंगे तो हमारे K की वैल्यू जो है वो क्या होगी, राइट। तो K की वैल्यू जो है वो हमको डिटरमाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन क्या है, वो कह रहा है कि X से बना है हमारा Y, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, K1 की वैल्यू जो है वो 1 है। Y से बना है हमारा Z, K2 की वैल्यू जो है वो 2 है। Z से बना है हमारा W, K3 की वैल्यू जो है वो हमको 4 गिवन है, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इस रिएक्शन के लिए पता लगाना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है वो क्या होगा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ W अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X। अब हमको ये चाहिए, और ये W बाय X जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, हमको इस रिएक्शन से मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा, तो देखो जरा, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे K1 जो है वो क्या है, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, ठीक है। K2 जो है वो क्या है, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, ठीक है। और K3 जो है वो क्या है, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ W अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z। अब हमें ये चाहिए इन तीन इक्वेशन से, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब K इक्वल हो जाएगा हमारा K1 इंटू K2 इंटू K3। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो y बाय x, कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन x इंटू कॉन्सेंट्रेशन जो है वो z, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ w, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z, ठीक है ना। अभी देखो जरा, अब यहाँ पे क्या होगा, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, राइट। तो क्या बच गया, तो हमको बच गया K इक्वल बच गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ W और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X जो है वो बच गया, राइट। तो बस अगर हमें K चाहिए तो हमारा फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है, हमको फॉर्मूला मिल गया। K इक्वल हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। तो K की वैल्यू जो है निकल आएगी। K1 कितना है, हमारे पास 1 था, K2 की वैल्यू कितनी है 2 है, K3 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो K जो है वो आ जाएगा 8, मतलब आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा C, ठीक है ना। ऑप्शन C जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, Kp बाई Kc जो है वो हमको बताना है क्या होगा, राइट। तो देखो ज़रा, ये हमारी इक्वेशन है, CO ये गैस है, प्लस हाफ O2 ये गैस है, ठीक है ना, और CO2 ये भी हमारी गैस है। तो और हमको Kp बाय Kc ये रेशियो जो है वो कितना होगा ये बताना है, राइट। तो फॉर्मूला होता है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी गैसेस हो तो Kp इक्वल होता है Kc RT, ठीक है, की पावर जो है वो डेल n, ठीक है। और डेल n जो होता है दैट इज़ द मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट के माइनस मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट के, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट में कितने मोल है भाई, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है 1 मोल ये है और हाफ मोल ये है, तो दैट इज़ द 1.5। तो डेल्टा n की वैल्यू जो है वो कितनी आई, -0.5 आई, ठीक है ना।
तो आपका जो है वो डेल्टा एन जो है वो -0.5, आप इसको लिख सकते हो -1/2 लिख सकते हो, बस लिख सकते हैं। ओके, तो बस हम जो है यहाँ पे निकालेंगे। तो हमको फॉर्मूला तो पता चल गया भाई, क्या है, KP बराबर KC RT डेल एन। हमें KP/KC रेशियो जो है वो यही तो चाहिए है, ठीक है। तो हमने इसको नीचे ले आया, किसके है, RT की पावर डेल एन, और डेल एन जो है वो कितना आया, तो देखो ज़रा, KP/KC डेल एन कितना आया, ये RT है, और डेल एन जो है वो हमारा -1/2 आया, ठीक है ना, -1/2। तो KP/KC इक्वल टू, तो इसको हम 1/RT करेंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 का मतलब होता है, पावर 1/2 का मतलब होता है, क्या होता है, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ RT, राइट। तो KP/KC का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/√RT। तो 1/√RT आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल। तो ये फेरिक ऑक्साइड है, ये 3 मोल्स जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रहा है, तो आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लीचा-टेलर प्रिंसिपल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेगा। तो देखो जरा, एडिशन ऑफ Fe2O3, तो ये रिएक्शन आप ऐसे लिखी हुई है, Fe2O3 ये सॉलिड में है, ठीक है ना, 3CO ये गैस में है, फिर ये इक्विलिब्रियम का साइन है, फिर 2Fe ये लिक्विड में है, और 3CO2 ये गैस में है। तो देखो जरा, अगर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट को ऐड करते हैं तो रिएक्शन रेट जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, सीधी बात है। लेकिन Fe2O3 चूँकि सॉलिड है, तो सॉलिड मिक्स करने पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, इसलिए इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। तो एडिशन ऑफ Fe2O3 करोगे, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता। अगर ये लिक्विड या गैस होता तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AX2 इज 3.2 × 10⁻⁻11। इट्स सॉल्युबिलिटी मिलीमोल इन मोल पर लीटर में बतानी है। तो देखो जरा, हमारे पास AX2 ये हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तो ये ये जो है A पॉजिटिव और ये प्लस का 2 बनाएगा, ठीक है, और X जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन ये 2X होगा क्योंकि X2 है, राइट। तो ये हमारा ऐसे जो है वो आयोनाइज हो जाता है, क्लियर है, ओके। अब अगर हम K कांस्टेंट देखें, ठीक है, तो A कॉन्सेंट्रेशन A + 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव की पावर 2, ये जो आपका मोल्स होते हैं वो पावर में शिफ्ट हो जाते हैं, और AX2। अब जो AX2 है वो इक्वल है इसके A + 2 X - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज कहलाता है KSP, ठीक है ना। और ये A + 2 आयन कॉन्सेंट्रेशन X - 1 आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हम S ले लेते हैं, ठीक है ना। तो KSP जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमने S ले लिया, ठीक है। ये 2 भाई करो हर जगह, 2x करना है हर जगह, है ना। ये 2x था, 2x, ठीक है, हर जगह 2x करो, और ये आपका 2s का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना, ओके।
तो के एस पी इक्वल हो जाएगा एस और ये 4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो के एस पी जो है वो आपका कितना हो गया, दैट इज 4s क्यूब हो गया, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है, इतना दिया है भाई। तो सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो सॉल्युबिलिटी S जो है हमको बताना है, तो बता देते हैं। देखो ज़रा, KSP दिया है हमारा 3.2 इंटू 10 की पावर -11 4s क्यूब। तो 4 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -11 बाय 4 इक्वल टू s की पावर क्यूब, ठीक है। और ये 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -11 s क्यू। तो s क्यू इक्वल हो जाएगा, आप इसको 8 इंटू 10 की पावर -12 कर सकते हो, यस। अब सॉल्युबिलिटी s इक्वल टू, तो ये तो 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 10 की पावर -12 इंटू ये 1/3, ये 8 की पावर 1/3, ठीक है ना। और ये आपका 4 टाइम और ये आपका 2 इंटू 10 की पावर -4 जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 2 इंटू 10 की पावर -4 जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इतनी जो है वो आ गई मोल पर लीटर में, ठीक है ना। तो ये मोल पर लीटर में जो है वो सॉल्युबिलिटी आ जाती है, राइट, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर है 35, 0.1 मोल ऑफ मिथाइल अमाइन Kb की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -4 जो है वो गिवन है, ठीक है ना। इज मिक्सड विथ 0.08 मोल ऑफ HCl एंड डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, व्हाट विल बी द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन दी सॉल्यूशन। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमको बताना है, ओके। तो चलो सबसे पहले हम ये रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन है भाई हमारे पास CH3NH2, ये हमारा मिथाइल अमाइन है, ठीक है, NH2 मिथाइल अमाइन। इसकी रिएक्शन हो रही है HCl से, बनेगा क्या, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये आएगा आपका CH3NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये तो हमारा भाई वीक बेस है, राइट। तो ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें H आ गया तो वीक बेस का पार्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। और एसिड का रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिड का रिमेनिंग पार्ट, और ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके मोल देखो जरा कितने हैं। मोल गिवन है ये 1 मोल है, ठीक है, 0.1 मोल है, ठीक है ना। और ये 0.08 मोल है, क्लियर है, ओके। तो ये भाई हमारा कैसा है, ये तो हमारा लिमिट में है और ये एक्सिस में है। तो रिएक्शन क्या होगी, तो देखो ज़रा, ये तो इनिशियल मोल है, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएंगे, तो 0.1 इसमें से ये मोल जो है वो 0.08 रिएक्ट कर जाएंगे। तो इतना मोल यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे तो 0 बचेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, तो 0.08 मोल बनेगा, और यहाँ भी कितना बनेगा, 0.08 मोल बनेगा, ओके। अब हमें तो यार हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और बेस से चाहिए। तो सबसे पहले आप POH निकालोगे, फिर pH निकालोगे, फिर H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये स्टेप्स हैं उसके। तो चलते हैं, अभी देखो ज़रा POH क्या होता है, ठीक है ना, दैट इज़ द pKb प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। अब चूंकि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन जो है वो बना है, राइट। तो ये यहाँ पे हेंड्रेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो POH निकालते हैं। pKb की वैल्यू कितनी है, तो pKb का मतलब होता है माइनस लॉग Kb, ठीक है ना। तो माइनस लॉग Kb की वैल्यू दिया है कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -4। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस लॉग, ठीक है ना, 5
प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -4, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना। तो log 5 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो ये तो होगी आपकी -0.7, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 4 प्लस ये लॉग, और ये आपका कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.08, और इसका रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 0.02, इतने मोल जो है वो ये बच जाएगा। तो 0.02 मोल बच जाएगा, तो ये जो है वो आपका 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो POH हो जाएगा दैट इज -0.7 प्लस 4 प्लस log 4, ठीक है ना। और log 4 की वैल्यू जो है वो कितनी आती है आपको देखना है, तो ये -0.7 प्लस 4, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, राइट। तो POH ये कितना होता है, तो 4.6, ठीक है। 4.6 में से आप ये 0.7 जो है वो माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा, दैट इज 3.9, ठीक है ना। तो POH तो हमारा कितना आ गया, 3.9 जो है वो आ गया है। लेकिन हमें तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो POH हमारा आ गया है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है, स्पेस जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है ना। और अब जो है वो हम pH निकालते हैं, दैट इज़ द pH का मतलब होता है फॉर्मूला होता है pH प्लस POH, ये 14 के इक्वल होता है। तो pH आप निकालोगे तो ये 14 माइनस ये POH उधर ले जाओगे तो कितना 3.9 की वैल्यू रख दो, ओके। तो pH जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये pH जो है वो कितना आ जाएगा, तो pH जो है वो आपका 10.1 जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें तो यार हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये होता है 10 माइनस pH, तो 10 माइनस 10.1, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमारा ये आया। तो भाई आप इसका जो है वो अब एंटी लॉग निकालोगे, ठीक है ना। तो हमें एंटी लॉग जो है वो हमको निकालना है, ठीक है। इसका जो है वो हमें एंटी लॉग जो है वो निकालना है -10.1 का। अब कैसे निकालोगे -10.1 का एंटी लॉग, तो 10.1 को जो है वो हम ऐसा लिख सकते हैं, -10.1 को हम लिख सकते हैं -11 प्लस 0.9, ठीक है ना। तो ये आसान हो जाएगा, तो लिख सकते हैं, तो देखो ज़रा, एंटी लॉग CO सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं -11 प्लस 0.9, ओके। तो ये जो है वो, अब देखो ज़रा, -11 जो है इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, तो एंटी लॉग, तो इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा log 10 की पावर -11। तो -11 क्या होता है, log 10 की पावर -11 की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। log 10 की पावर -11 का मतलब ही -11 होता है, ओके। फिर इसकी जगह हम रख सकते हैं log, ठीक है। 0.9 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, तो 0.9 जो है वो होती है log 8 की वैल्यू होती है 0.9, ठीक है ना। log 8 की वैल्यू जो है वो 0.9 होती है, तो इसको हम 0.9 की जगह हम log 8 लिख सकते हैं, ओके। अब एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log इनटू, अब इसको हम लॉग कॉमन करेंगे तो ये 8 × 10 की पावर -11 हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। लॉग से आपका लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, दैट इज 8 × 10 की पावर -11, तो 8 × 10 की पावर -11 m जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन वन ऑफ द कार्बन एंड रिस्पेक्ट टू इट, साइज ऑफ द हेमिएसिटल रिंग, नंबर ऑफ OH ग्रुप,
कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो चेंज आता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, तो देखो ज़रा, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का मतलब होता है कि ये आपका रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जब भी अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें मतलब उसके रिंग स्ट्रक्चर की जो है वो बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके किस की बात हो रही है, रिंग स्ट्रक्चर की बात जो है वो हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये CH2OH ये H होगा, यहाँ पे जो है वो HOH होगा, यहाँ पे OH H होगा, यहाँ पे HOH होगा। अगर यहाँ पे OH डाउन और H ऊपर हो, OH डाउन एंड H ऊपर हो, तो दैट इज द अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। इसको जो है वो हम अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो बोलते हैं। ये हमारा जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो कहलाता है, ठीक है ना। और बीटा डी ग्लूकोज मतलब OH जो है ऊपर चढ़ा दो, बस इतना ही अंतर होता है। ये OH ऊपर और H नीचे ले आओ, तो इतना ही अंतर होता है। क्लियर है? ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। द टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज आर कॉल्ड। तो ये दो हमारे फॉर्म होते हैं डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, अल्फा डी और बीटा डी। तो ये रिंग शेप में होते हैं, और रिंग शेप में होते हैं तो ये दोनों जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं, ठीक है। ये एनोमर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन होता है ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये CH2OH H H OH OH H H OH, अगर OH ऊपर और H नीचे, तो ये हमारा जो है वो कार्बन जो है वो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। C1 कार्बन जो है वो एनोमेरिक कार्बन जो है वो कहलाता है। और ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ठीक है पाइरेनोज इसको बोल सकते हैं। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, CH2OH H H OH OH H H OH, और इसको हम H और OH को हम ऊपर ले जाएं, राइट। तो बस ये जो होता है OH, ठीक है, ऊपर हो गया, अरे ये तो उसको नीचे ले जाओ भाई, ठीक है ना। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे जो है वो OH और यहाँ पे H, राइट। तो ये कुछ उल्टा हो गया भाई, ठीक है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दो। अगर ऊपर OH चढ़ गया तो ये बीटा वाला कहलाता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है। रीजन है, आप कैसे याद रख सकते हो, देखो जरा, अल्फा मतलब ये नाइल नीचे गई, मतलब OH जो है वो नीचे आएगा डाउन में, और बीटा हम ऐसे बनाते हैं तो ऊपर की तरफ बनाते हैं तो OH ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो OH जो है वो ऊपर, तो ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है ना। तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, राइट। तो ये जो है वो हमारा एनोमर जो है वो कहलाते हैं। क्लियर हो गया, अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज एट, तो ये जो लिंकेज होती है भाई C1 एंड C5 कार्बन पे जो है वो आपको देखने को मिलेगी, राइट। C1 एंड C5 कार्बन पे आपको ये लिंकेज देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ A एंड B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, पीछे वाला हो गया क्वेश्चन, यस आगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रुक्टोज जो है वो हमारा है, और HCN H2O NaBH4 HI से जो है वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा रिएक्शन में, क्या होगा, राइट। तो ये हमारा होता है फ्रुक्टोज, मतलब हमारा है CH2OH
C डबल बॉन्ड O, CH OH होल 3 CH2OH। ये हमारा जो है फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज में जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। HCN का जो है वो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, HCN जो है वो हमारा जो है वो यहाँ पे एडिशन होगा, तो भाई HCN एडिशन करा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि यार ये जो CH2OH है इसको आप ऐसा साइड में लिख लो, CH2OH लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ओके। अब देखो ज़रा, ये CH2 ये C, ठीक है, इससे CH2OH ये कनेक्टेड है और ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो CN कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो OH कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। CHOH होल 3 और CH2OH आपका जो है वो ये बनेगा। अब इसका जो है वो हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना, और यहाँ पे OH था, ओके। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये CH2OH C, ये C, तो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अमोनिया निकलेगी, ठीक है, ये अमोनिया बन जाएगी गैस और ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। ये OH और ये CHOH और ये CH2OH, राइट। तो ये तो जो है वो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो भाई इसमें जो है वो A प्रोडक्ट तो आपका बन गया, ये हमारा A प्रोडक्ट जो है बन गया। इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन काउंट कर लो भैया, कितने हैं कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन काउंट करो, देखो 1 2 3, ये 3 और हैं तो 6 और एक 7, तो कार्बन तो हो गए 7, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 ये हो, 3 ये है, 6 हो गए, 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13, तो हाइड्रोजन जो है वो 13 हो गए। और ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 1 और 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन जो है वो 8 हो गए, ठीक है। C7 H13 और O8, तो 13 तो कहीं नहीं है, C7 H13 O8, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं फिर से। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है और 3 ये है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, CH2OH है भाई इधर पे, ठीक है ना, इसलिए तो काउंटिंग गलत आ रही है, ठीक है ना, OH है, तो ये 14 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना, ओके। तो आपका जो है वो एक तो बन गया ये, ठीक है, ये वाला। अभी देखो ज़रा B, इसमें देखो क्या होता है कि ये जो फ्रुक्टोज होता है ये बन गया अपना, इसको हटाओ, इसका काम ख़त्म। अब हमारा ये जो फ्रुक्टोज है और इस फ्रुक्टोज पे जो है वो हमें रिएक्शन करानी है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। तो ये जो है, ये जो कीटोनिक ग्रुप को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देगा। ये जो NaBH4 होता है ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और आपका एसिड हैलाइड, इसको जो है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन को किस में कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो आपका हो जाएगा CH2OH, ये जो का, तो ये C, ये जो ग्रुप है वो आपका CH2OH बना लेगा, ठीक है ना, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कीटोनिक ग्रुप, ओके। आप देखो जरा CHOH, ठीक है, और ये होल 3 एंड CH2OH, इतना काम हो गया भाई, ठीक है ना। अब इसने क्या किया भाई, हाँ, अब HI रेड फॉस्फोरस HI की रिएक्शन होगी। तो भाई रेड फॉस्फोरस HI जो है, रेड फॉस्फोरस HI ये क्या करता है, जो एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, सबको जो है वो
कोई भी कंपाउंड हो सबको जो है जिसमें ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो सबको जो है वो एल्केन बना देता है अगर कार्बन है तो। ठीक है, कार्बन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो भाई 6 कार्बन का एल्केन जो है वो बनेगा। ठीक है ना, तो CH2 ठीक है, 6 कार्बन का जो एल्केन बनेगा CH2 ऐसा कर लो। ठीक है, 6 कार्बन का एल्केन बनेगा तो CH3 CH2 एंड ये CH3। तो कार्बन कितने हो गए भाई, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, अल्केन है तो H14 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो ये लगा दिया था C6H14। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द corresponding टेस्ट प्रोडक्ट आर। तो देखो ज़रा, आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है वो कौन सा टेस्ट जो है वो नहीं देता है। तो ग्लूकोज जो है वो हमारा होता है CH2, ठीक है, ये CHOC, फिर यहाँ पे जो है वो OH HC, ठीक है, OH HC OH HC OH HCH2 OH, राइट। तो ये जो हमारा ग्लूकोज होता है इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप आपको ये नज़र आ रहा है। अब चूंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो ये अल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन ग्लूकोज नहीं देता, कुछ तो देता है लेकिन कुछ रिएक्शन जो है वो अल्डिहाइड वाली नहीं देता। भाई अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है तो अल्डिहाइड वाली रिएक्शन इसको देनी चाहिए, देता है, ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन जो है वो छोड़ देता है, वो नहीं देता। जैसे कि ये टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है, और टॉलन रिएजेंट को जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बना देता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ रिएजेंट का कलर जो है वो चेंज नहीं करता है ग्लूकोज, अल्डिहाइड कर देगा, ये नहीं करता है। और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, राइट। तो ये टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा, HCN से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये जो दो रिएजेंट हैं इनसे रिएक्ट नहीं करता है। और ये 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है, अल्डिहाइड देते हैं लेकिन ये नहीं देता, ग्लूकोज नहीं देता, राइट। तो इसलिए जो है, ठीक है ना, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन ये रिएक्शन जो है वो नहीं देता, तो आपका 2 और 5 जो है वो रिएक्शन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज हैविंग अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। तो भाई यही इनकरेक्ट है, ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप तो एक होता है, लेकिन आप देखो रहे ना इसमें OH ग्रुप बहुत सारे हैं, एल्कोहलिक ग्रुप बहुत सारे हैं। तो चूंकि अल्कोहलिक ग्रुप सारे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहलिक ग्रुप के कारण होती है, अल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण नहीं होती है, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा कौन सा, ये यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण नहीं होती है, अल्कोहलिक ग्रुप के कारण सॉल्युबिलिटी होती है, यही रॉन्ग है, ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। ग्लूकोज रिमेन द मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यस, ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो है वो रहता है, राइट। तो एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया था, ठीक है ना, तो तीनों फॉर्म जो मिलते हैं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, यस, ठीक है, ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट इन सुक्रोज, यस। तो 3 करेक्ट है, ये इनकरेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। CHO HOH OH HH, ठीक है, तो आपका ये जो है वो हमारा जो है वो आपको देखना है, ठीक है। तो रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर इज, तो आपको कैन बी ऑक्सीडाइज टू अ डिकार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो कैन बी ऑक्सीडाइज और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, तो ये जो हमारा ब्रोमीन वाटर होता है, ठीक है ना।
ये जो हमारा ब्रोमीन वाटर होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, HBr बनता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये अल्डिहाइडिक ग्रुप को जो है वो ऑक्सीडाइज करती है, अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करती, राइट। तो ये COOH ग्रुप बन जाएगा, ये CHOH COH HCOH HCOH H, ठीक है, CH2OH, राइट। तो ये स्ट्रक्चर जो है बनेगा जो कि मोनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ब्रोमीन वाटर जो है वो ये बनाता। लेकिन अगर इसकी जगह HNO3 होता, क्या होता, HNO3, तो ये जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता, तो ये बनाता आपका डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो CHOH आपके ये 4 और ये COOH, ठीक है ना। तो ये आपका बनाता डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following gives a positive test with निनहाइड्रिन। तो निनहाइड्रिन के साथ पॉजिटिव टेस्ट जो है वो कौन देता है, तो निनहाइड्रिन के साथ जो डीप ब्लू कलर जो है वो देता है वो आपका अमोनिया देता है, वो आपका 1 डिग्री अमाइन देता है, वो आपका 2 डिग्री अमाइन देता है, और वो आपका देता है अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो है वो देते हैं और ये जो है वो प्रोटीन में मिलते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटीन में मिलते हैं। तो एग एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, इसमें अमाइनो एसिड होता है, तो ये आपका निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो देगा। सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्टार्च नहीं देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ आर DNA हैज़ द सीक्वेंस GATCTTCA, सीक्वेंस ऑफ द बेस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज। तो देखो जरा, एडिनिन के साथ आता है थाइमीन, 2 बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन के साथ आता है साइटोसिन, 3 बॉन्ड बनते हैं। तो जहाँ ग्वानिन के बाद ग्वानिन के इधर क्या आएगा, दैट इज साइटोसिन, एडिनिन पे क्या आएगा, थाइमीन, इस पे थाइमीन पे क्या आएगा, एडिनिन, ठीक है, साइटोसिन पे ग्वानिन, थाइमीन पे एडिनिन, थाइमीन पे एडिनिन, साइटोसिन पे ग्वानिन, एडिनिन पे थाइमीन। तो ये देख लो कहाँ पे है, CTAGAAGT, मतलब आपका ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म ऑफ पायरेनोज इज +150.7 डिग्री, that of beta form is +52.8 degree. In solution, an equilibrium mixture of these anomers has a optical rotation of +80.2 degree. The percentage of alpha form of equilibrium mixture is, तो परसेंटेज बताना है क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है परसेंटेज। तो आपको, तो देखो ज़रा, ये हमारा अल्फ़ा फॉर्म, ठीक है, परसेंटेज बताना है अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ठीक है, इनका जो, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, पायरेनोज ये अल्फ़ा फॉर्म का इतना है और बीटा फॉर्म का इतना है। सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम पे इतना है दोनों सॉल्यूशन का। तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों का जो है वो रोटेशन +80.2 जो है वो देखा गया, ठीक है ना, इतना देखा गया ये रोटेशन, क्लियर है। ओके, अभी देखो ज़रा, अब इतना रोटेशन जो है वो देखा गया, ठीक है। अब ये जो है वो हमारा इसका रोटेशन जो है वो +150.7 है, तो +150.7 है, इसका रोटेशन जो है वो हमारा +52.8 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। ओके भाई, अब हमको जो है वो बताना है कि जो परसेंटेज जो है वो अल्फ़ा फॉर्म का परसेंटेज जो है वो कितना होगा, अल्फ़ा फॉर्म का परसेंटेज कितना होगा। तो अगर हमने कहा कि भाई अल्फ़ा फॉर्म अगर हमारा x है तो ये हमारा 1 - x हो जाएगा, ठीक है ना। और अब ये जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में जो है वो आएगा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो देखो ज़रा इक्विलिब्रियम में देखो ज़रा क्या होगा, तो ये x
इनटू, ठीक है, ये आपका जो है वो 150.7 डिग्री प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 52.8 डिग्री, ठीक है। अब ये हम इक्विलिब्रियम पे चले गए और इक्विलिब्रियम पे रोटेशन जो है 80.2 डिग्री है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे रोटेशन जो है वो आ गया, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 150.7 डिग्री एक्स प्लस ये 52.8 डिग्री, ठीक है, माइनस 52.8 डिग्री एक्स इक्वल टू 80.2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये उधर भेजना है और ये इधर भेजना है, ठीक है, ये माइनस करना है, सॉरी। तो कितना आएगा, तो अब इसके लिए तो थोड़ा सा कैलकुलेटर ले ही लेते हैं, ठीक है ना। तो 150.7 माइनस 52.8, तो ये आ जाएगा 97.9, ठीक है ना। तो 97.9 एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब ये है आपका 80.2 माइनस 52.8, तो ये 27.4, ठीक है। तो x जो है वो आ जाएगा आपका, डिवाइड कर दोगे 97.9, तो ये आपका आ जाएगा 0.2798, ठीक है, इतना आ गया। तो जब वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट मिक्सचर था तो ये इतना है 0. ठीक है, x की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा पार्ट कितना है 0.2798, और अगर परसेंटेज मतलब 100 पार्ट की बात कर रहे हैं तो कितना होता 0.2758 इंटू 100 कर दोगे तो ये 27.58 समथिंग जो है वो आ जाएगा। मतलब ये आपका 28% जो है वो आ गया। ये 98 है, ठीक है ना, ये 98 है, ठीक है ना। तो 28%, ये 98 है बेटा, ठीक है ना। तो आपका 28% समथिंग जो है वो आ जाएगा। तो ये 28% आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो। डी कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑलवेज लेबोरोटेटरी, ऑलवेज द मिरर ऑफ द corresponding L कार्बोक्सिलेट नन, ठीक है ना। तो डी कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमेशा जो है वो, ठीक है, ये डी ग्लूकोज, ठीक है, ये डी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज बनाएगा, और ये जो है वो हमारा ठीक है अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं ना, तो ये वही है। तो ये जो है वो आपका मतलब दोनों जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लेबोरोटेटरी हों, राइट। तो ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो नहीं, ऑलवेज लेबोरोटेटरी नहीं, ऑलवेज द मिरर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल कार्बोहाइड्रेट नहीं, राइट। तो डी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं होते, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, राइट, उनका रोटेशन हमेशा जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं हो सकता, ऑलवेज लेबोरोटेटरी नहीं हो सकता, ठीक है। कभी लेबो कभी डेक्स्ट्रो में चला जाता है, तो नन ऑफ दीज जो है वो इसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नन ऑफ दीज में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट जो है वो कहाँ पे करेक्ट है। आरएनए
कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए आरएनए दोनों कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो अकेला ये नहीं होगा। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डी राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है। आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड में, और डीएनए मेनली अगर साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म में तो आरएनए मिलता है, डीएनए तो न्यूक्लियस में मिलता है सेल की, ठीक है ना। तो सभी गलत हैं, केवल बी वाला जो है वो करेक्ट है। फिर डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड यील्ड एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइम वुड बी। तो देखो ज़रा हमारे पास, और डी प्लस ग्लूकोज जो है वो हमारे पास है, तो ये होता है CHO, ठीक है, CHOH, ठीक है, COH, CHOH, CHOH, CH2OH। अब ये जो है वो हमारा जो है ऑक्साइम मतलब आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन मतलब NH2OH से जो है वो रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा यहाँ से आपका ये C, ठीक है, और ये आपका H डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये आपका H2O निकाल ले जाएगा, अब NOH जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और ये C ये बन जाएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे OH था, ठीक है ना। तो HOH COH HC HOH CHOH CH2OH, राइट। तो ये जो है वो आपका बन जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा यहाँ पे कौन सा सीन होगा, तो यहाँ पे देखो ये मुखड़ा जो है वो मिल रहा है, ठीक है ना, ये देखो ये सब कुछ जो है वो मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपका डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो, तो डीनेचुरेशन जो है वो कहाँ पर होगा, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, यस। तो डीनेचुरेशन में जो सेकेंडरी टर्सरी के जो लिंक होती हैं, जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, सेकेंडरी टर्सरी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डीनेचुरेशन में, तो ये तो करेक्ट है। डीनेचुरेशन लीड द कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, ये भी करेक्ट है। डीनेचुरेशन अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नो, इसमें कोई अफेक्ट नहीं डालता है। तो आपका 1 and 2 जो है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, तो आपको 1 and 2 सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH HgSO4 H2SO4, तो ये देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये HgSO4 H2SO4, तो ये अल्डिहाइड जो है वो बनता है। तो ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये आपका एसिटल्डिहाइड जो है वो बनता है इस रिएक्शन से, ठीक है। यहाँ पे वाटर का एडिशन हम कराते हैं, ठीक है, इसका मतलब वाटर का एडिशन करा दो, ठीक है ना। अब NH3HCN से रिएक्शन कराओगे, तो NH3HCN से जो है वो हमको रिएक्शन जो है वो करानी है। तो NH3HCN से जो है वो हमको क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो होगा, ये हमारा होगा CH3C, ठीक है। यहाँ पे एक जगह NH2 जुड़ेगा, दूसरी जगह C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ेगा और CH ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये बन जाएगा CH ज्यों का त्यों हो जाएगा, CH को आप नीचे लगा लो C, ठीक है ना, और H जो है वो नीचे लगा लो, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको हाइड्रोलिसिस करना है भाई। तो अब हाइड्रोलिसिस करा दो H3O पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका NH2 हो गया, ये C, ये H, ये CH3 और ये COH ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपका बन गया एक अमीनो ग्रुप, एलेनिन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना। ओके, अच्छी बात है भाई। तो ये जो हमारा जो है वो एक अमीनो एसिड है। अभी देखो ज़रा इसमें
क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन है इसमें। ओके, अल्फा अमीनो एसिड है, यस ये अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो है वो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। एसिडिक नेचर होता है तो यहाँ पे ये न्यूट्रल नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ये ज्वेटर आयन जो है वो बनाएगा, तो यहाँ पे जो है वो न्यूट्रल नेचर जो है वो इसमें शो करेगा, राइट। तो 235 जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 × 10⁻15 फॉर द रिएक्शन कॉपर सॉलिड 2Ag एक्वस। तो इसको जल्दी से करते हैं। कॉपर सॉलिड प्लस 2 सिल्वर एक्वस से बना हमारा कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो अभी देखो ज़रा, ये हमारी रिएक्शन मेन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में किया क्या गया है, Cu प्लस 2Ag, मतलब ये पहले लिया गया है, मतलब रिएक्शन को रिवर्स किया गया। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, रिवर्स द रिएक्शन, ठीक है ना, रिवर्स द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। इसके लिए ये K है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो अब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया भाई, ठीक है, आप Kc मान लो इसका, ठीक है, रिवर्स कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2 सॉलिड से बना हमारा Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव। तो अब ये जो हमारा K-C, अब दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो Kc जो है जब हमने रिवर्स कर दिया इक्वेशन, ठीक है, जब हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो दैट इज द 1/K-C, रिवर्स हो गया भाई। तो हमारा Kc और K-C में ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है क्या, यस, 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू जो है वो हमारा दिया गया है। तो क्या हम K-C निकाल सकते हैं? Kc की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो K-C मतलब 1/Kc और K-C मतलब 1/Kc की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻15। क्लियर है। तो ये आ जाएगा K-C इक्वल टू 0.5 × 10⁻15, ठीक है ना। तो आप इसको 5 × 10⁻16 कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छी बात है। अभी देखो जरा, अब इस रिएक्शन को जो है वो डिवाइड किया गया भैया, देखो 1/2 से डिवाइड किया गया, ठीक है ना, या सॉरी 2 से डिवाइड किया गया, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, या 1/2 से मल्टीप्लाई बोल सकते हो इसको, ठीक है, कि 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया। ओके, अगर जब हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, अब देखो भाई तीसरी इक्वेशन बनाना है, तो ये तो आप एक काम करो, डिवाइड यहाँ मत करो, ठीक है, ये तो हमारा बना था, कौन सा था भाई, K-C था। अभी डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, Cu प्लस 2, ठीक है, 2Ag सॉलिड, ठीक है, ये एक्वस होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 कर लिया, और ये भी आपका 1/2 कर लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, से बनेगा 1/2 Cu सॉलिड प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 × 2 Ag, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब आप डिवाइड करोगे तो इसको आप मानोगे K-C, राइट। तो K-C जो है वो किसके इक्वल होगा, तो K-C, और इस Kc में रिलेशन क्या है, क्योंकि इससे ये रिएक्शन आई, तो अब इसमें रिलेशन बताना है। तो K-C जो है वो K-C का क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, और 1/2 जो है वो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट Kc कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है वो कर देना है। तो ये 5
इंटू 10 की पावर माइनस 16, ठीक है, K" अब 5 जो है वो अगर 4 होता तो 2 होता, ठीक है ना, तो ये 2.2 समथिंग आएगा और 10 की पावर माइनस 8, राइट। तो यहाँ पे -8 तो आ गया आपका, और 2.2 तो द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 2, राइट। तो ये आपका आंसर जो है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन 52 है, 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 इज एडेड टू 30 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। द pH ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर इज pKb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 4.7। तो देखो ज़रा, यहाँ पे आपको H2SO4 गिवन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, रिएक्शन होगी तो ये हमारा आपका क्या बनेगा, दैट इज़, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पे वाटर बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो इसके मोल देखो कितने हैं, इसके मोल 0.1 और 20 मिलीलीटर, ठीक है, और इसकी मोलरिटी कितनी दी गई है, 0.2, और वॉल्यूम जो है वो कितना है, 30 मिलीलीटर, ओके, अच्छी बात है। तो इसके मिलीमोल देख लेते हैं। तो मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो मिलीमोल कहलाने लगते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो 2 मिलीमोल, इसके कितने हो जाएंगे 0.2 इंटू 30, राइट। तो 6 मिलीमोल हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखो जरा, ये तो हाइड्रोजन आयन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो 2 मिलीमोल तो H2SO4 के हैं, हमें तो हाइड्रोजन आयन मिलीमोल चाहिए क्योंकि रिएक्शन तो वही कर रहा है, ठीक है ना। तो वो 2 डबल हो जाएंगे, 4 मिलीमोल, ठीक है ना। तो ये 4 मिलीमोल हो जाएंगे, और ये 6 मिलीमोल है। तो ये कितना बनेगा भाई, ये 4 मिलीमोल जो है वो बनेगा। अभी देखो जरा, अब ये तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये तो ख़त्म, ठीक है, ये तो कुछ ख़त्म हो गया। ये कितना बचेगा, 6 - 4, तो 2 मिलीमोल बचेगा, और ये कितना बनेगा, दैट इज 4 मिलीमोल बनेगा, ठीक है। अभी देखो जरा, अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लगाएंगे। तो Kc लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमको क्या निकालना है, pH निकालना है। तो क्या होगा pH का फॉर्मूला, pH इक्वल होगा माइनस, ठीक है, माइनस लॉग Kb नहीं लिखना है, pKb प्लस लॉग ये कॉन्जुगेट एसिड अपॉन, ये देखो जरा, ये हमारा है वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बेस जो कन्वर्ट होगा वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड और वीक बेस, ठीक है ना, का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो रेशियो होता है इससे हम pH निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो अभी POH निकालोगे क्योंकि ये तो आपका बेसिक है, ठीक है ना। तो ये तो अभी POH जो है वो हमारा आएगा। तो PKb, क्योंकि PKb है, ठीक है ना, तो PKb की वैल्यू कितनी है 4.7 प्लस लॉग, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 4, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा ये 2, ठीक है ना। तो POH की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4.7 प्लस लॉग कितना आ जाएगा 2। तो 4.7 प्लस लॉग 2 कितना होता है 0.3, 30, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 5। तो POH तो हो गया 5, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो pH की वैल्यू जो है वो 9 आ गई। तो pH कितना हो गया 9।
A 20-liter container at 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure 0.4 atmosphere and an excess of strontium oxide. Neglected the volume of solid strontium oxide. The volume of the container is now decreased by the moving with movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attains its maximum value will be, ठीक है ना, तो कितने लीटर होगी आपको ये बताना है। तो ये रिएक्शन देखो लिखी हुई है, ये स्ट्रोंटियम कार्बोनेट है, आप सॉलिड में है, ठीक है ना, ये रिएक्शन लिखी हुई है, हीट कर रहा है तो ये स्ट्रोंटियम ऑक्साइड बना और CO2 बना और Kp की वैल्यू जो है वो ये गैस बना और Kp की वैल्यू दी है 1.6 atm। Kp की वैल्यू जो है वो इतनी दी गई है, राइट। तो अगर आप इसके लिए K निकालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो जो Kp आएगा वो प्रेशर CO2 के इक्वल होगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो Kp जो है वो हमारा PC प्रेशर CO2 के जो है वो इक्वल है और ये कितना है 1.6 atm है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात समझ में आ गई। अभी देखो ज़रा, ये क्या है भाई, ये 20 लीटर है, ठीक है, 20 लीटर कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 20 लीटर है कंटेनर का, ठीक है ना, और उसमें CO2 गैस जो है वो भरी हुई है। टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है, ठीक है ना, एट प्रेशर कितना है दैट इज 0.4 atm का प्रेशर है, ठीक है ना, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड। अब वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, पिस्टन के थ्रू जो है वो डिक्रीज किया जा रहा है। तो कितना, ठीक है ना, कितना जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन द मैक्सिमम वैल्यू विल बी। तो हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो P भी इक्वल होता है nRT। तो N जो है वो गैस के मोल होते हैं, तो गैस के मोल हम निकाल ले तो सबसे पहले मोल ही निकालना पड़ते हैं। तो मोल निकाल दे तो ये हो जाएगा PV/RT, ठीक है, PV/RT जो है वो ये हमारे गैस के मोल हो जाएंगे। तो ये वॉल्यूम जो है वो 20 है, ठीक है, प्रेशर जो है वो 0.4 है, वॉल्यूम जो है वो 20 और R और टेम्परेचर जो है वो 400 है, ठीक है ना। इतने मोल जो है वो हमारा ये आ गया। अब क्या किया जा रहा है, वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नाउ डिक्रीज्ड बाय द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ द CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। तो CO2 का प्रेशर जो है वो कितना होगा, ठीक है, कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो अटेन कर सके, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा, तो CO2 का प्रेशर Kp जो है वो CO2 के प्रेशर के इक्वल ही है, ठीक है ना। तो 1.6 जो है वो एटमॉस्फेयर है प्रेशर, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा, PV इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम हमको चाहिए है तो क्या हो जाएगा nRT/V, सॉरी P, ठीक है। तो मोल कितने आए गैस के, तो ये तो आए 0.4 इंटू 20/R इंटू 400 इंटू R की वैल्यू नहीं लिखनी है, T कितना है, T आपका जो है वो सेम है, ठीक है ना, कितना है 400 और वो चेंज नहीं हुआ और आपका प्रेशर जो है वो 1.6 आ गया। तो भाई R से R, T से तुम्हारा T जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ओके, अभी देखो ज़रा, ये जो है वो हमारा 4 है, ठीक है। तो डेसिमल से हमने डेसिमल ख़त्म कर दिया, तो ये 4 चौको 16 और ये 5। तो वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर जो है वो
आ जाएगा, राइट। तो 5 लीटर जो है वो वॉल्यूम जो है वो आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस वी आर हीटेड इन क्लोज्ड वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी एट, ठीक है, 1098 केल्विन at equilibrium 1.6 mole of SO3 were found. The equilibrium constant Kc for the reaction would be, तो देखो ज़रा 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल SO2 है और इसको हीट करते हैं तो 1 लीटर कैपेसिटी इतने टेम्परेचर पे तो इतने मोल 1.6 मोल SO3 जो है वो बनता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में इतने मोल जो है वो बनते हैं। ये कितना है भाई 1 मोल, ये कितना है भाई 2 मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल 2 मोल, तो ये कितना बनेगा, तो ये 2 मोल जो है वो ये भी बनेगा, 2 मोल जो है वो इसको बनना चाहिए। तो अभी इनिशियली में ये तो वो बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो इनिशियली में हम मानते हैं कि ये अभी 0 मोल बना, ठीक है ना। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखो ज़रा, सपोज इसका x मोल रिएक्ट करता तो इसका 2x मोल से रिएक्ट करता तो ये कितना बनता, ये 2x जो है वो बनता, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में देखो ज़रा, इक्विलिब्रियम में ये कितना होता, ये 1 माइनस एक्स, ये कितना है 2 माइनस 2x, ये इतना बचता और ये तो 2x है, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम में SO3 जो है वो उसका प्रेशर कितना 1, ठीक है, SO3 जो है वो कितना है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 1.6 मोल ऑफ SO3 है, राइट। तो 2x मोल जो है ये बनेगा, तो 2x मोल जो है वो किसके इक्वल है 1.6 के इक्वल है। तो x जो है वो 1.6 बाय 2 कर लोगे तो 0.8 मोल, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में ये कितना हो जाएगा भाई, ये 1 माइनस 0.8, तो मतलब ये आपका 0.2 बचेगा, ये 2 माइनस 2 इंटू 0.8, ठीक है ना। तो ये 1.6 हो जाएगा तो 0.4 बचेगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 0.8 तो ये 1.6 मोल, ठीक है ना। तो अब Kc जो है वो हमको चाहिए, तो SO3 का स्क्वायर, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर, तो Kc जो है वो हमको चाहिए। तो SO3 कितना है भाई, SO3 हमारा है 1.6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये कितना है 0.2 का स्क्वायर कर दो और ये कितना है 0.4, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसको हम लिख सकते हैं, तो Kc बराबर कितना हो जाएगा, क्या 1.6, ठीक है, इंटू 1.6, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.4, ठीक है ना। ओके, तो अभी देखो ज़रा, ये पॉइंट डेसिमल से डेसिमल कटा तो ये 4 बार हो गया, इसका डेसिमल से ये डेसिमल कटा तो ये 8 बार हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा Kc जो है वो हमारा 32 बाय 0.2, डेसिमल से ऊपर जाओगे, ठीक है ना, तो 160, तो Kc जो है वो हमारा कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये 4 चौको 16, फिर 2 8 16, फिर ये कुछ ओके, ये 0.2 है, ये SO2 जो है वो 0.4 बचेगा, ठीक है ना, हाँ 0.4 बचेगा और ये आपका 1.6 रहेगा, तो 1.6, ठीक है। और ये आपका 0. ओ हो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
ठीक है ना। इधर देखो ज़रा, स्क्वायर इधर पे है तो Kc बराबर 1.6 का स्क्वायर, और ये तो आपका 0.2 है, इस पे नहीं करना था स्क्वायर, ये 0.4 पे स्क्वायर करना था, ठीक है ना। ओके, अभी सही है। तो अभी क्या करोगे आप, Kc निकाल लोगे, तो Kc बराबर 1.6 इंटू 1.6 और ये 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये 4, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, ये भी 4, ठीक है ना। डेसिमल हटाओ तो ये ऊपर 0 पढ़ाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो Kc जो है वो आपका हो जाएगा 80। तो Kc की वैल्यू जो है वो आपकी 80 आ गई। तो इधर का इंटीजर ये है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मिलीलीटर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 12 इज x इंटू 10 की पावर -1, द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो अज्यूम द कंप्लीट डिसोसिएशन। तो देखो जरा, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। प्रोड्यूस 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन pH 12, और इसका हमें pH जो है वो बताना है। तो ये कैल्शियम +2 एंड OH नेगेटिव आपको ये आयन जो है वो देगा एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और इसका pH जो है वो 12 है, तो pH अगर 12 है तो POH कितना हो जाएगा 14 - 12 दैट इज 2। तो POH आपका कितना आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है भाई। तो अभी ओके, और POH जो है वो कितना आया 2 आया, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो यहाँ पे जो है वो कितने होंगे, राइट। तो द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी होगी, तो POH जो है वो यहाँ पे कितने आए हैं 2, ठीक है ना। तो भाई ये जो है वो हमारा किसके लिए है, ये बेस के लिए है, ठीक है ना। तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव दैट इज 10 की पावर -14 ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपका POH जो है वो आपका 2 आ गया। तो मतलब आपका OH नेगेटिव अगर हम निकालना चाहें कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगी, ये 10 की पावर -POH बोलते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 10 की पावर -2, इतना OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ जाएगा। अब चूंकि OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इतना है, और हमें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए पूछा गया भाई, ठीक है। मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, pH इतना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। अज्यूम द कंप्लीट डिसोसिएशन जो है वो हो रहा हो, तो OH नेगेटिव इतना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोल कितने होंगे भाई, 1 मोल 2 दे रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने होंगे, आधे होंगे। तो मतलब 10 - 2 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ये तो OH के मोल हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर -2। आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल। ये किसके हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अभी ये तो मोल आए, और हमको तो क्या पूछा है, मिलीमोल, ठीक है। तो अगर आप इसके मिलीमोल की बात करोगे, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलीमोल बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -1 मिलीमोल, ठीक है ना। तो बस ये जो है वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द गिवन लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड इज, तो टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो होते हैं। इनमें से जो है वो होता है HIV पॉजिटिव में लिव लॉन्ग, ठीक है। इफ़
टेक रिट्रोवायलेट टैबलेट, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है वो हमारे कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं। हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, प्रोलिन, ठीक है, मेथियोनिन, और ये बहुत सारे होते हैं। ये हमको ऐसे याद था। और इसमें देखो ज़रा, आर्जिनिन जो है वो आपका एसेंशियल है, ठीक है ना, और एस्पार्टिक एसिड एसेंशियल नहीं होता, ये नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। सिस्टीन, हिस्टाडीन जो है वो एसेंशियल में आएगा, वेलिन एसेंशियल में आएगा, प्रोलिन एंड फिनाइल एलानिन ये एसेंशियल में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है वो ये सिस्टीन नहीं आता है, तो फिनाइल एलानिन जो है वो आपका इसमें आएगा। तो आपके 4 जो है वो एसेंशियल में इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन और आपका जो है वो हिस्टाडीन एंड वेलिन, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके क्या आ जाएंगे, 4 जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड फॉर्म बाय 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच अमीनो एसिड वंस इज, ठीक है ना। तो भाई देखो ज़रा, ट्राईपेप्टाइड है, ठीक है ना। तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड ONH2, ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो कहता है कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब 3 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच अमीनो एसिड वंस इज, ठीक है ना। तो ट्राईपेप्टाइड कितने बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ने ट्राईपेप्टाइड बनाना है, और अमीनो एसिड कितने हैं भाई, 3 डिफरेंट अमीनो एसिड है, मतलब एक A है, एक B है और एक C है। तो अब ये इनके सीक्वेंस में क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है बनेगा, तो हर जगह पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, जब ये अरेंज होंगे। तो हमने कहा ABC अरेंजमेंट, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट BAC कर लिया, तीसरा अरेंजमेंट CAB कर लिया, ठीक है ना। ओके, फिर कौन सा अरेंजमेंट हम करें, फिर हम करते हैं BAC तो हो गया, तो BCA कर लो भाई, ठीक है, BCA कर लो। फिर हम CBA भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना। और हमारा जो है वो ABC, फिर आपने ACB कर लो, ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है, तो ये हमारे जो है वो 6 जो है वो बनेंगे। 3 से जो है वो बनता है, तो मतलब 3 × 2 × 1, तो आपका जो है वो 6 जो है वो अरेंज होंगे, मतलब ABC जो है वो ऐसे जो है वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 बनते हैं। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन कंपाउंड। तो देखो ज़रा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो C डबल बॉन्ड ONH2 एक पेप्टाइड बॉन्ड तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है। इसमें देखो ज़रा, ये NH है और ये, तो NH साइड साथ में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो नहीं है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड हमको नज़र आ रहा है और नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन बीटा डी प्लस ग्लूकोज में हमको देखना है। तो देखो ज़रा, ये हमारा CH2OH OH, ठीक है ना, HOH। बीटा डी में क्या होता है कि OH जो है वो ऊपर होता है, H जो है वो नीचे होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो ज़रा, इसमें क्या देखना है आपको, कायरल कार्बन। तो एक कायरल कार्बन, दूसरा कायरल, तीसरा कायरल, चौथा कायरल, पांचवा कायरल, तो 5 कायरल कार्बन जो है वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फ्रॉम द विटामिन A B, ठीक है, A B1 B6 B12 C D E K द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो आपको जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है ना,
तो फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो ये जन होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। बी, सी वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ये स्टोर नहीं होते, बी एंड सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी ये स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन B12 ये स्टोर होता है। तो टोटल जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 नंबर में विटामिन जो है वो स्टोर होते हैं बॉडी में, ठीक है ना। ओके, तो विटामिन बी में आपका विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 ये स्टोर नहीं होता, B12 वाला स्टोर हो जाता है। B1, B2, B6 स्टोर नहीं होता, B12 स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो बस ये हमारा PABT सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।